guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। साथियों, शंकर IAS अकेडमी की इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आइए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अच्छे से, बट उसके पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहें। देखिए, इस बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी क्या है। धरती के ऊपर न जाने कितने लाखों करोड़ों अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ होते हैं, जो आज से नहीं न जाने 4 बिलियन साल पुराने हैं, इवॉल्व हुए हैं धीमे 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 धीमे, कुछ एक्सटेंट हो गए हैं, कुछ हैं, कुछ और आएंगे। ये सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ है हमारे इस अर्थ के ऊपर। इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे स्पीशीज़ हो, चाहे पॉपुलेशंस हो, सब कुछ। और इन स्पीशीज़ में कुछ इनके जीन्स में वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं इन सब में। इनका कॉम्प्लेक्स असेंबलेज होता है। आप देखो ना भाई, अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग चीज़ें पाओगे, अरेंजमेंट इनका इकोसिस्टम में अलग अलग तरह से होता है। तो ये रिफ़र ये भी करता है कि भैया इनके जीन्स जो हैं वो आपस में इंटररिलेटेबल होते हैं, स्पीशीज़, इकोसिस्टम, और बदले में इनका इंटरेक्शन भी होता है आपस में इन्वायरमेंट में। अब एक जगह पे भाई आप हैं तो आप देखते हैं कि आप डॉग के साथ भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, डॉग किसी और जानवर के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, तो आपस में सब इकोसिस्टम में समान रहते हैं। तो एक तरीके से यही ज़िंदगी है, यही बायोडाइवर्सिटी है। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी। आइए अब हम पहला अपना टॉपिक बायोडाइवर्सिटी का इसकी शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बायोडाइवर्सिटी को आप डिफाइन करोगे एज वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो भी जीव हैं, ठीक है, तो हर एक सोर्सेज से, चाहे वो लैंड पे रहने वाले हों जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले हों जिन्हें हम एक्वाटिक या मरीन के, मतलब जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, सी वगैरह में मरीन हो, और चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहने वाले हों, पानी के इकोसिस्टम में, साथ में जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ जिसमें ये रहते हैं, जिसका ये हिस्सा है, वो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी में आता है। इसके अंदर डाइवर्सिटी, स्पीशी के अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिटी होती है ना, स्पीशी के भी, मतलब बिटवीन स्पीशीज़ भी होती है, इकोसिस्टम में भी होती है। तो ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी में आता है। इंग्लिश में एक शब्द में अगर डेफिनेशन बता दूं तो कहते हैं कि भैया द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन, aquatic ecosystem and ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. तो ये डेफिनेशन को देने वाला कौन है? ये है यूनाइटेड नेशंस का अर्थ समिट के अंदर डेफिनेशन आई थी 1992 में। तो ये कहानी है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से बचा के चलना, आगे तक भी चले और अभी भी समान प्रकार से रहे, क्योंकि जो धरती है, धरती पे सिर्फ इंसान का ही तो हक नहीं, उन सभी जीव जंतुओं का हक है जो धरती पे जिनका घर है। तो जो इनका कंजर्वेशन है, इनकी सस्टेनेबल यूज़ है बायोडाइवर्सिटी का, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हमें इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और ये बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा है। इससे हमें रिसोर्स मिलता है जिसमें हमारी फैमिली, कम्युनिटी, नेशंस और फ्यूचर की जनरेशन भी डिपेंड करती हैं। इस बात को आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब हम लेवल्स को समझेंगे, कौन कौन से लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। बट उसके पहले आपको बताएं, ज्ञानवर्धक बातें, एक बॉक्स दिया है, उसमें लिखा है डू यू नो। एक अलग ही टॉपिक है, सुनिएगा। होता क्या है, बता रहे हैं कि जो सी स्नेक्स होते हैं ना, सी में रहने वाले स्नेक्स बहुत जहरीले होते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉइजनस होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है वो है बीडेड सी स्नेक। सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रॉप उसके जहर की करीब 8 लोगों को मार सकती हैं। उनके जो दूसरे तरीके हैं बचाने के खुद को, उसमें ये होता है कि वो एक स्टिंकी तरीके का चीज़ छोड़ते हैं, मस्की लिक्विड, या फिर टू पूप यू। खैर चलो, अब यहाँ पे जो है वो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो हम उसको दोस्तों 3 लेवल में देखते हैं।
कौन कौन से 3 लेवल, गौर समझते चलिएगा, यहीं आप सब समझ जाओगे। एक होता है अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है अपना स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, लेवल्स को समझते चलिएगा गौर से, और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है। 3 तरह के हैं यहाँ पे, समझते चलिए, एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में समझिए कि क्या क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे नोट कर दूँ सो दैट ईजी रहे आपको भी समझने में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर ये कंसर्न होती है जब जीन्स के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पीशी के जीन्स में कोई वेरिएशन आता है, कोई बदलाव आता है, ये इससे जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीशी है, उसके जीन्स में कुछ बदलाव आया, ठीक है, तो ये उससे कंसर्न चीज़ है। फिर दूसरी बात इसमें कहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से स्पीशी क्या करता है, अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है ना, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो बदलाव है उसके आसपास की प्रकृति में, वो उसमें कैसे अडाप्ट हो जाता है। समझ रहे ना भाई, क्या होता है कि जैसे मान लो प्रकृति के जहाँ वो रह रहा है उसमें उसके में कुछ बदलाव आया उसके इकोसिस्टम में, तो उसी हिसाब से वो भी ढल जाएगा और तब अपना जीवन यापन करेगा। तीसरी बात कि ये जो डाइवर्सिटी है उसका एम ये है इस बात को अवगत कराना, इंश्योर कराना कि कुछ स्पीशीज़ जो है वो सरवाइव कर जाते हैं, जी जाते हैं ड्रास्टिक चेंजेस में भी, एंड इसलिए इनके अंदर कुछ जो डिज़ायरेबल जीन्स है कैरी भी कर देते हैं। अब होता क्या है, मान लो कि कुछ ऐसा बदलाव आया जो भाई वो जो पर्टिकुलर स्पीशी मान लो यहाँ रह रहा था, अब यहाँ की या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिससे काफ़ी जो है स्पीशीज़ मर गए, लेकिन कुछ जो है वो जिंदा रह गए, और जो जिंदा रह गए वो अब वो उन जीन्स को आगे तक लेके जाएंगे। समझ गए? तो ये चीज़ है। अच्छा, चौथी बात क्या? चौथी बात ये कि जो सर्वाइवल है इंडिविजुअल्स का, इस बात को इंश्योर कराता है कि जो सर्वाइवल होगी पॉपुलेशन की भी। अब समझो, अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिंदा है, एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्पीशी अगर एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिंदा है, तो इसका मतलब वही पर्टिकुलर स्पीशी जितनी भी मात्रा में होंगे वो सब उस टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद लास्ट बात ये हुई कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये हमें खूबसूरत खूबसूरत तितलियाँ प्रदान करती है, खूबसूरत अलग अलग तरह के रोजेस, पैराकिड्स या कोरल कहते हैं, है ना, मैड्रेड ह्यूज में, शेप्स में, अलग अलग साइजेस में। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहला लेवल जो कि मैंने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। दूसरे लेवल में जब हम बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या है, नाम से अब आप समझने लग गए होंगे क्या मैं कहना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये कि ये रिफर करता है अलग अलग वैरायटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है अर्थ के ऊपर, उसको, ठीक है भाई, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना अर्थ पे, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी इसी को रिफर करता है। अब दूसरी बात ये कि देखिए स्पीशीज जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफर होते हैं, ठीक है, मार्केटली अपने जेनेटिक मेकअप में, और ये इंटरब्रीड नहीं करते अपने नेचर में, ठीक है, मतलब इंटरब्रीडिंग नहीं है इनमें, अलग अलग हैं अपने जो है जेनेटिक मेकअप इनका अलग है, सब कुछ अलग अलग है। अच्छा, तीसरी बात ये कहते हैं कि जो स्पीशीज़ आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। मान लो कि कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, हालांकि मतलब ऐसे समझिए कि कॉमन ज़्यादातर इनके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि करीब 98.4% अगर जीन्स का, ह्यूमंस का जो जीन्स है वो आप जानते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, चिंपैंजीज से आए ना, तो कहते हैं कि चिंपैंजीज के साथ हमारे जीन्स 98.4% मैच कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं। चौथी बात कि ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ये इसमें समझिएगा ये रेशियो है एक स्पीशी की पॉपुलेशन का ओवर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द स्पीशीज इन अ गिवन बायोम। अब मान लो उस पर्टिकुलर बायोम के अंदर, ये बायोम क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग पुराने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कि उस पर्टिकुलर बायोम के अंदर मानो कि जो रेशियो है एक स्पीशी की पॉपुलेशन का जब देखा जाता है ओवर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहाँ रह रहे हैं अक्रॉस ऑल स्पीशीज उस पर्टिकुलर बायोम के अंदर। और लास्ट में ये कहते हैं, ये समझाते हैं कि जो ज़ीरो है, ZERO, ज़ीरो, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले, ज़ीरो वुड बी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी एंड
यहाँ पे समझिएगा जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक स्पीशी अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी को, और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पीशी सिर्फ प्रेजेंट है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। चलो खैर पुराने चैप्टर्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी आप समझ गए क्या है क्या नहीं। तीसरा लेवल जो है वो है, जैसे मैंने बताया था आपको, इको सिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी समझ लिया जाए। अब ये भी इन चीज़ों से आप समझ रहे कि क्या हो सकता है। ये पहला कि अलग टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं ये उनको रिफ़र करता है। और एक हैबिटेट क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव फैक्टर है जहाँ पे क्लाइमेट, आपके वेजिटेशन, ज्योग्राफी उस रीजन की आ रही ना। हैबिटेट क्या कि भैया यहाँ पे हम रह रहे हैं तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे क्या खाने पीने को है, कौन से पेड़ पौधे हैं, है ना, उस वहाँ पे कैसी लैंड है, क्या चीज़ें हैं, वहाँ ज्योग्राफी वहाँ की कैसी है। तो ये समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट को कहता है। यही समझ ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की स्पीशीज़ आप देखते हो। फिर समझो इसमें बात क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हो सकते हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग हैबिटेट्स हैं। कहीं आप देखो कोरल्स हैं, तो यहाँ थोड़ी ना, अब यूपी में लखनऊ में बैठी हूँ मैं, यहाँ थोड़ी कोरल है, लेकिन कहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो अलग अलग है। ग्रासलैंड है, कहीं पे वेटलैंड है, कहीं पे डेजर्ट है। अब राजस्थान में डेजर्ट्स है, वेटलैंड है, मान लीजिए इधर सुंदरबन से चाहिए, तो सब अलग है। मैंग्रोव्स है तो वहाँ पे आप सुंदरबन में आ जाइए। और आपके जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। अब हम पहुँच गए अमेज़न के जंगलों में पहुँच गए। ये सब एग्जाम्पल है अलग अलग इकोसिस्टम के, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ आती है, क्या आती है भैया, वो आती है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस में कोई बदलाव आता है तो वो कैसे आ रहा है, तो फिर वहाँ की वेजिटेशन जो है उसमें भी बदलाव आएगा, ठीक। और हर एक स्पीशी वो खुद को उस पर्टिकुलर तरह के इन्वायरमेंट में ही अडॉप्ट कर लेता है कि भैया वहाँ पे तो जीना है उसको। अच्छा, चौथी और लास्ट बात ये कि जैसे जैसे वहाँ के इन्वायरमेंट में बदलाव आता है तो भैया स्पीशी भी अडाप्ट करता है उस इन्वायरमेंट को और फिर प्रीडोमिनेंट बन जाता है। इसलिए अलग जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है स्पीशी की इकोसिस्टम के अंदर, वो वहाँ के नेचर ऑफ इकोसिस्टम, जिस तरह का इकोसिस्टम है उसके नेचर पे डिपेंड करती है वहाँ की स्पीशी और वहाँ की स्पीशीज़ की वैरायटी और डाइवर्सिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये 3 तरह के क्या मैंने आपको बताए। अब समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये मेजरमेंट कैसे होता है, बहुत गौर समझिएगा, इजी टॉपिक्स हैं बच्चों वाले सारे के सारे। अब मेजरमेंट बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट जो है वो मेजरमेंट के होते हैं। क्या क्या होते हैं भैया? पहला कंपोनेंट तो ये होता है कि स्पीशीज़ की रिचनेस, स्पीशीज़ रिचनेस, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है स्पीशीज की इवननेस। क्या है दोनों चीजें, समझिए। जब हम स्पीशी की रिचनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि कितनी मात्रा में नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं। क्या होता है स्पीशी की रिचनेस? मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। अब इतना समझे, एक इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस इसीलिए खाली छोड़ दिया है ताकि ईजिली आपको मैं ये बात यहाँ पे बता सकूँ। जस्ट अ सेकेंड। 2 तरीका है। सबसे पहला हमने लिया स्पीशीज रिचनेस, ओके। अब इसके अंदर ये क्या है कि मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। अब इसके अंदर समझिएगा सबसे पहला जो आता है वो आता है अल्फा डाइवर्सिटी। क्या आता है? अल्फा डाइवर्सिटी। ये क्या है भाई? ये रिफर करता है डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। अलग अलग तरीके की जो वहाँ आप चीज़ें पाओगे विद इन अ पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम के अंदर। और ये यूजुअली नंबर ऑफ स्पीशीज़ के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है कि भाई कितने स्पीशीज़ है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है। इसे कहेंगे ना स्पीशी रिचनेस, कितने सारे हैं। कहते हैं अरे भैया उसमें वो दैट थिंग वाज वेरी रिच इन ड्राई फ्रूट्स। रिच इन ड्राई फ्रूट मतलब खूब सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, ऐसे रिफर करिएगा। तो स्पीशी की जो रिचनेस है उसमें सबसे पहले हमने देखा अल्फा डाइवर्सिटी, मतलब ये रिफर करता है डाइवर्सिटी को उस पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम के अंदर कितने सारे हैं स्पीशीज़, ठीक है। लेकिन
एक्सप्रेस करें नंबर ऑफ स्पीशीज में देखा जाता है इकोसिस्टम के अंदर कि ये वाले इतने सारे हैं, ये वाले इतने सारे हैं, ये वाले इतने सारे अलग अलग हैं, लेकिन इतने 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 हैं। ठीक, अब दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है बीटा, अल्फा बीटा है तो भैया अल्फा बीटा गामा ही समझ लीजिएगा। तो भैया ये आता है बीटा डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, ये होता है कंपैरिजन डाइवर्सिटीज़ का। अब अलग अलग है सब इकोसिस्टम के अंदर, अलग अलग प्रकार के आप देखोगे स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है डाइवर्सिटीज़ का। कहाँ कि जो है बिटवीन इकोसिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज द चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। अब क्या है, मान लो कि एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसमें कितने डाइवर्स स्पीशीज हैं, इसमें कितने सारे स्पीशीज पाए जा रहे हैं। और यूजुअली इसको किस तरह से मेजर करेंगे, मतलब किस तरह से इसको कंपेयर करेंगे, मेजरमेंट किया जाता है कि मतलब यहाँ पे इतने स्पीशीज हैं, यहाँ से यहाँ में ये वाले इतने कम हो गए, तो चेंज हो रहा है ना अमाउंट ऑफ स्पीशीज में इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में, तो इसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, जब कंपेयर हम करते हैं डाइवर्सिटी को बिटवीन इकोसिस्टम्स। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है गामा। ये हो गया भैया गामा डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या है, देखो ये है मेजर ओवरऑल डाइवर्सिटी का डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन द रीजन। क्या हो रहा है, अब मानो कि अलग अलग इकोसिस्टम है और इसमें ओवरऑल क्या डाइवर्सिटी है अलग अलग स्पीशीज़ की, ठीक है, फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम, और उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। तो ये समझ गए आप स्पीशीज़ रिचनेस का क्या समझाया गया। और दूसरा मैंने क्या तरीका बताया था, दूसरा मैंने बताया था इसको मेजर करने का तरीका है स्पीशीज़ की इवेननेस। हाँ, दूसरा तरीका है इवेननेस वाला। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या है कि ये मेजर करता है सिंपली कि भैया क्या प्रपोर्शन है स्पीशी का एट अ गिवन साइट। एग्जाम्पल मान लो कि लो इवननेस है अगर, तो दिखाती है कुछ ही स्पीशीज़ हैं जो वहाँ पे उस साइट में डोमिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा है मात्रा में, ठीक है, मतलब उस साइट पे जो है कब्जा करा है या वह है तो कम है। हाई इवननेस है तो मतलब ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, कितने स्पीशीज़ कितने के कंपैरिजन में है ना। मान लो कि यहाँ पे 3:1 का रेशियो बन रहा है कि भैया 30 वो हैं, मान लो सपोज करो कुछ भी करो कि 4:1 का रेशियो बना चला जा रहा है कि 50 में से 40 जो हैं वो वाले हैं, एक वो है, तो इसका मतलब कि जो है ये 40 वाले जो है वो ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब लो इवननेस है। तो ऐसे सॉरी हाई इवननेस है, तो लो और हाई इस तरीके से इंडिकेट करती है चीज़ों को। तो समझ गए कैसे मेजरमेंट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब। अब ये बायोडाइवर्सिटी और फूड वेब क्या है भाई, देखिए प्लांट्स की चाहे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो या एनिमल के हों, ह्यूमंस के हों, ये आइडेंटिकल है और ये मतलब एक जैसे ही है लगभग। यहाँ पे समझिएगा 4 एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन सभी के बनने में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है अपना कार्बन, जिसकी ज़रूरत हम सभी को पड़ रही है। दूसरा है अपना ये ऑक्सीजन, हाँ, जिसकी ज़रूरत सभी को पड़ रही है। फिर ये हो गया अपना नाइट्रोजन जो बहुत ज़रूरी है, और एक हो गया अपना हाइड्रोजन। ये हो गए सारे के सारे। अब ये एलिमेंट जो है वो आप जानते हो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में है, पानी में पालोगे आप, हवा में पालोगे, सॉइल में पालोगे। हालांकि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करने नहीं चाहते हो, ठीक है, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर देती हैं नाइट्रोजन को, और हमने वो सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा ही है। फिर वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस। और इसलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चूंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें दे रहे हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इतनी बात सही है। अब यहाँ जो एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, जिनके पास प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स हैं, वो उनको भैया ये अपने फूड के तौर पे खाते हैं, और जो खाते हैं तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम लोग कौन है, हम लोग हैं कंज्यूमर्स। अब जो ये चेन चली आ रही है जो कंज्यूमर को इन प्रोड्यूसर से लिंक कर रही है, इसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं भैया, हम लोग कहते हैं फूड चेन। फूड चेन भी कहते हैं या वेब भी कहते हैं, फूड वेब भी कहते हैं, सब हमने आपको एक्सप्लेन भी करा है अभी लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है ना। अब हर एक चीज़ जो जीवित है, जो भी लिविंग क्रिएचर है, वो आपको इस फूड चेन में मिलेगा, क्योंकि वो खाना तो खाएगा ही। और यहाँ पे अलग अलग तरह की फूड चेन्स होती हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं या सिंपल भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कहें हम आपको बताएं तो ग्रास हॉपर्स ग्रास खा रहा है और बदले में उसे खा रहे हैं फ्रॉग्स। स्नेक भी खा रहे हैं फ्रॉग्स को
और रोडेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, बड़ी सिंपल सी फूड चेन मैंने आपको बताई। इसलिए हर एक क्रिएचर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है इस फूड वेब के लाइफ के अंदर। और फूड चेन के साथ जहाँ भी छेड़छाड़ होती है तो समझ लो उससे एक नेगेटिव चीज़ ही प्रोड्यूस होती है और स्पीशी का डिस्ट्रक्शन ही होता है। इसलिए जब भी छेड़छाड़ देखी गई है, कोई ना कोई स्पीशी मरा है। हर बार स्पीशी या तो एक्सटेंट हो जाते हैं, चेन टूट जाती है, बहुत सारे स्पीशीज चाहे ह्यूमन हो वो फिर जो है समझ लो एक तरीके से एक्सटेंशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इतना समझ गए आप कि बायोडाइवर्सिटी और फूड वेब का क्या रोल है। अब आप कहेंगे इम्पोर्टेंस तो बहुत लग रही है मैम, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सर्विसेज जो है क्या कहते हैं, क्या प्रोवाइड करी जाती हैं बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, चलिए बताइए। देखिए बायोडाइवर्सिटी एक नहीं न जाने कितनी सारी नेचुरल सर्विसेज ह्यूमंस के लिए प्रोवाइड करती है। आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पे यही वाला पेज ले लेते हैं सो दैट कि आप इजीली समझ जाओ, वहाँ पे तो बड़ा ये रहेगा। चलो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहली सर्विस जो हमें मिलती है बायोडाइवर्सिटी से वो है अपनी इको सिस्टम सर्विसेज। अब इको सिस्टम सर्विसेज में क्या है, देखो भैया क्या क्या मिलता है। प्रोटेक्शन है वाटर रिसोर्सेज का, हमारे पानी के रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड है। सॉइल फॉर्मेशन प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज होता है, रिसाइकलिंग होती है, पॉल्यूशन का ब्रेकडाउन एब्जॉर्प्शन होता है, कंट्रीब्यूशन है हमारी क्लाइमेट स्टेबल बनाने में, क्लाइमेट स्टेबिलिटी में, फिर मेंटेनेंस है हमारे इकोसिस्टम का, और रिकवरी मिलती है फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। एकदम से कुछ मान लो हो गया अचानक से, तो हमारा इकोसिस्टम जो है उसको वापस से मेंटेन करता है इन बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई मान लो कुछ भी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है जो बायोलॉजिकल सर्विसेज हैं। वो क्या है भैया, 1 सेकेंड लिख तो दिया जाए पहले। बायोलॉजिकल सर्विसेज क्या प्रोवाइड हो रही हैं भाई, प्रोवाइड हो रही है आपका फूड दे रही हैं हमें, मेडिसिनल रिसोर्सेज दे रही हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स दे रही हैं, इसके अलावा वुड प्रोडक्ट्स दे रही हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट मिल रहे हैं, ब्रीडिंग स्टॉक्स, डाइवर्सिटी है जीन्स में, स्पीशीज़ में, इकोसिस्टम में, ये सब सर्विसेज मिल रही हैं। उसके बाद तीसरी हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही हैं जो सोशल सर्विसेज। सब इम्पॉर्टेंट बहुत है सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज में हमको क्या मिलता है भैया, अरे रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है ये, रिक्रिएशन, टूरिज्म के लिए बहुत कामदायक है, कल्चरल वैल्यूज़ हमारी हैं इससे जुड़ी हुई। तो ये सब सर्विसेज हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। अब आप कहेंगे मैम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद आ रही है कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। तो लॉस क्यों हो रहा है उसको हम समझते हैं। टॉपिक रहेगा कॉजेस फॉर, वजह क्या है, वजह तुम हो, कॉजेस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो ये ख़त्म हो रही है ना, अब हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर स्पीशी एकदम बर्बाद हो गया हो, या उसका पूरा जहाँ वो रहता है वो जो ज़रूरी है उसके जीने के लिए, अब कहते हैं ना जंगल काट दोगे जानवर कहाँ रहेंगे, मर जाएंगे। हाँ, तो जो हैबिटेट ज़रूरी है वहाँ रहने के लिए, सर्वाइवल, तो वो डैमेज हो रहा है। और आज के टाइम पे हैबिटेट वाली वजह ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अब घर बहुत छीना जा रहा है, कॉमन तरीके से डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, न जाने डेवलपमेंट के नाम पे सब जंगलों को। तो स्पीशीज़ जो ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, ये तब होते हैं जब आप अपने फ़ायदे के लिए उनको या तो उनकी हंटिंग कर देते हो, है ना, कहते नहीं लोग मार देते हैं, उसका सामान बेच देते हैं, या फिर एज ए स्पोर्ट हंटिंग होती थी जो कि अब इलीगल चीज़ है, क्या आओ चलो आज शिकार करते हैं, है ना, ठीक है, या फिर खाने के लिए। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बेचने बाचने हर चीज़ के लिए हो जाता है, ठीक है। अब एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन है, ह्यूमन का रीज़न बहुत बड़ा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल वजहें होती हैं, चाहे नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, बट मैन मेड के रीज़न ज़्यादा होते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल कॉजेज़ को समझते हैं। नेचुरल कॉजेज़ में क्या ये आ सकता है, एक फ्लड आ जाता है तभी हो जाता है ना, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया है ना, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, आपस में स्पीशी लड़ बैठे, राइवलरी हो गई अमंग स्पीशी, या फिर लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड डिजीजेस हैं, डिजीज़ आ गए और बीमारियाँ फैल गई, या फिर सही से जो है वो इधर से उधर बीज नहीं जा पाया तो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, तो कैसे ही वो रिप्रोड्यूस होंगे आगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, नेचुरल तो ये हो गए। अब मैन मेड समझिए, अब बाढ़ रोज़ तो आने नहीं लगती, लेकिन मैन मेड बहुत है, उनका घर खा गए,
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अनकंट्रोल तरीके से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बुरी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए, हंटिंग हो रही, पोचिंग हो रही है, अच्छा कन्वर्जन हो रहा है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त थी, रिच बायोडाइवर्सिटी साइट थी, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बना दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर को और भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिपेंडेंसी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर को और एक्सटेंड करते जा रहे हैं। फिर क्या है सबसे गंदी बात, पोल्यूशन, वेटलैंड्स हमारे एकदम भरे चले जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे कोस्टल एरियाज़ का। तो ये सब कुछ मैन मेड कॉजेज़ हैं। अब हमने समझा कि क्या वजह है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की। फिर अब बात आती है यहाँ पे, तो देखो अब एक चीज़ समझिएगा कि जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, इससे हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बचेगी और हमारी जो फूड चेन है वो भी कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सोचिए आज आपको दिक्कत है, नया नया बेटा, आगे हम ही सबको दिक्कत होगी इस बात को लेके। अब हम समझते हैं कि मोड्स क्या हैं कंजर्वेशन के, है ना, कैसे कंजर्व कर सकते हो। अब आपने बात कर ली, है ना, अब आपको भी पता है लेकिन हमें समझाना फ़र्ज है। तो जो है इसमें सबसे पहला तरीका आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ का मतलब क्या हुआ, जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं आउटसाइड द एरियाज वेयर दे नेचुरली अकर। देखो ex-situ मतलब बाहर की हम बात कर रहे हैं, है ना, जब हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वो होते हैं, जहाँ उनका घर द्वार है वहाँ नहीं, वहाँ से कहीं और ले जाके एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रख के अच्छे से उनको हम वहाँ पे जब हम कंजर्व करते हैं उसे बोलते हैं ex-situ। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एनिमल रीडिंग करी जाती है, प्लांट को कल्टीवेट करा जाता है, जैसे कि अब ये कौन कौन सी जगह है, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं ना, उसके बाद बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करा कि लाए री इंट्रोड्यूस कर दिया फिर से एनिमल को या प्लांट को हैबिटेट में, जहाँ पे वो जो है अब ऐसा भी एक तरीका होता है कि मान लो इस हैबिटेट में रहता था जानवर पहले, अब यहाँ से तो एक्सटेंट हो गया था, अब लेकिन बाहर से कहीं से मंगवा के फिर से वापस से इसको यहाँ रख के फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया इस जगह पे, तो आगे बच्चे बच्चे पैदा करेगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। या उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा, जैसे मैंने बताया कि बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हुआ क्या था कि जो गैंजेटिक घड़ियाल थे, फिर इनको रीइंट्रोड्यूस किया क्या था नदियों में, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जहाँ पे पहले एक्सटेंट हो गए थे। अच्छा सीड बैंक्स होते हैं ना, वहाँ पे बीजों को संभाल के रख दिया जाता है, सीड बैंक्स, बोटानिकल, हॉर्टिकल्चरल या रिक्रिएशनल गार्डन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ex-situ कंजर्वेशन के। ex-situ समझ गए। दूसरा क्या होगा, ex-situ है तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है कि in-situ होगा। in-situ में क्या होता है, जब जानवरों को या प्लांट्स को उनके नेचुरली हैबिटेट में जहाँ पे वो हैं वहीं पे ही कंजर्व किया जाता है, तो उसे बोलते हैं in-situ। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि क्या क्या हो गया, नेशनल पार्क अपनी सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, तो ये सब इसमें आते हैं in-situ में। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि मोड्स क्या है, क्या तरीके हैं। अच्छा स्पेलिंग थोड़ी सी कन्वर्सेशन की, कंजर्वेशन है ये, हाँ। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात आती है कंस्ट्रेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब क्या दिक्कतें आती हैं जब बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करने की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि कंजर्व करने को लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज की उसमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अरे हम जी रहे हैं बहुत है, सामने वाला जानवर मर जाए कोई दिक्कत नहीं, ये है ना दिक्कत कि ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती। दूसरी बात कि लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज को फ़ायदे के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है। तीसरी बात कि वैल्यू और नॉलेज जो है स्पीशीज़ को लेके, इकोसिस्टम को लेके, वो अभी पूरी तरह से है ही नहीं, इनएडिक्वेट है, ये दिक्कत। और चौथी बात कि अनप्लान्ड तरीके से जो अर्बनाइजेशन होता है, अनकंट्रोल तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बन रही, डेवलपमेंट हो रहा, इसके नाम पे भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब स्पेसिफिकली एक हम बोटानिकल गार्डन के बारे में जान लेते हैं। हाँ आप भी गए होंगे कहीं ना कहीं अपने एरिया में। तो टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए एज वेल एज ग्रोथ ऑफ प्लांट को पढ़ने के लिए इसका पर्पस है। अच्छा पहले होते क्या है, पहले आप यही समझ लो बोटानिकल गार्डन ये क्या होते हैं कि ना, ये एक साइंटिफिक तरीके से एक प्लांट कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज का होता है। यहाँ बहुत सारे आप ट्रीज पाओगे, श्रब्स पाओगे, हर्ब्स पाओगे, क्लाइंबर्स पाओगे, दूसरे प्लांट पाओगे, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप यहाँ पे पाओगे, है ना। तो ये है बोटानिकल गार्डन। पर्पस क्या है, मैंने बताया कि आपके टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए इंट्रोडक्शन और एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस एक्सोटिक प्लांट्स में जो होता है,
ये एक जर्म प्लास्ट कलेक्शन के तौर पे भी काम करते हैं। नए नए हाइब्रिड्स को डेवलप करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। कंजर्विंग रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं ये। तो ये है अपनी बोटानिकल गार्डन। नेक्स्ट बात करते हैं जू की। हम सभी जू गए हैं दोस्तों। जू क्या है? जू एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक ऐसी जगह जहाँ पे चाहे आप कहो, चाहे वो जैसी भी हो, स्टेशनरी हो, मोबाइल हो, जहाँ पे कैप्टिव एनिमल जिन्हें पकड़ा है और एक जगह पे रखा हुआ है, इनको रखा जाता है और इनको रख के पब्लिक को, जनरल पब्लिक को दिखाया जाता है। तो एग्जीबिशन इनकी की जाती है ना। एंड इंक्लूड अ सर्कस एंड रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लाइसेंस डीलर इन द कैप्टिव एनिमल्स। अच्छा, शुरुआत में जू क्यों आया था आपको मालूम है? जू जो इस्टेब्लिश हुए थे शुरू में, तो वो हुए थे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। 10 सालों तक ये चला, लेकिन फिर जू धीमे 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 अब बदल के ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसे सेंटर में बन गए आज के टाइम पे जहाँ पे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन देते हैं। पहले तो एंटरटेनमेंट नहीं था, पहले इतना तो छोड़ नहीं था, तब धीमे धीमे बेचारे जब जीव जंतु जाने लग जाएंगे तो फिर तो समस्याएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अब इंडिविजुअल एनिमल्स को तो यहाँ पे बचा के रखा ही जाता है। उसके अलावा जूस का ये भी रोल है कि वो यहाँ पे जो है वो स्पीशी को कंजर्व करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करते हैं, है ना। कैसे? कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से। तो ये तो हमने जू की आपको कहानी सुनाई। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने से पहले हम यहाँ एक बॉक्स बना है डू यू नो का, उसको आपको जानकारी दे दें थोड़ी। देखिए, 2 स्पीशीज़ बियर की है ना, भालू बियर की, जिनमें स्पेशल तरीके के फीट होते हैं, वो हैं 2 स्पीशीज़, एक पोलर बियर और एक जाइंट पांडा। पोलर बियर जो है ना, वो पर्टिकुलरली वेब्ड टोज के होते हैं स्विमिंग करने के लिए और चलने के लिए जब वो स्नो पे चल रहा होता है। एज वेल एज फरी बॉटम होता है ताकि इसके फीट गरम गरम रहें जैसे हमारे ठंडे हो जाते हैं ना, आइस पे भी चलेगा तब भी गरम रहेंगे। और जो जाइंट पांडा होते हैं ना, उनमें जो है वो कोई हील पैड नहीं होता, सो दे वॉक मोर ऑन देयर टूज, अपने टोज पे चलते हैं, अंगूठे बल पे। खैर, जू आप समझ गए क्या है क्या नहीं है। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को, द रेड डेटा बुक। क्या है ये, ऐसे समझते हैं। देखिए, अब कितने स्पीशी बचे हैं, कितने खतरे में हैं, कितने एक्सटिंक्ट हो गए, इन सबको जज किया जाता है, देखा जाता है एक लिस्ट के माध्यम से। और वो अलग अलग एजेंसीज यहाँ पे निकाल रही हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी निकाल रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है जिस लिस्ट को, उसे कहते हैं द रेड डेटा बुक। ठीक, क्या है ये? एक लूज लीव वॉल्यूम इंफॉर्मेशन की है, किस पे? कि भैया क्या स्टेटस चल रहा है इन स्पीशीज़ का, अलग अलग स्पीशीज़ का क्या स्टेटस है, कितने जीव हैं, क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा इसको, है ना। तो अब अपडेट भी करा जाता है ये, और ये इशू कौन करता है? करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, IUCN। लोकेटेड कहाँ पे है भैया? ये लोकेटेड है मॉर्गस, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो, समझो कि जो रेड है, इसमें जो रेड है, रेड ऑफ कोर्स एक खतरे का संकेत है, खतरे का, डेंजर का है सिंबल, कि इसका मतलब कि जो प्लांट है, एनिमल है, प्रेजेंटली वो खतरा है इसको पूरे ही विश्व के अंदर। ठीक है ना। और रेड लिखा है ना, रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक पहली बार इशू करी गई थी 1966 में। किसके द्वारा? IUCN के स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के द्वारा एज अ गाइड थी ये। उस समय ये गाइड के तौर पे थी कि भैया प्रॉपर प्रिजर्वेशन, फॉर्मुलेशन, कैसे मैनेजमेंट करना है स्पीशीज़ का, जो भी लिस्ट है इसके अंदर, वो सब करने के लिए था। अब इस किताब के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है, इंडेंजर्ड मैमल्स कौन हैं, बर्ड्स कौन सी हैं, कौन सी ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, ज़्यादा हैं फॉर अदर ग्रुप्स या एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। कवरेज का भी दिया गया है ना। कवरेज इज ऑल्सो गिवन टू लेस प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो भी एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं। अच्छा, पिंक पेजेस इन दिस पब्लिकेशन, इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आते हैं। और एज ए स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ चेंजेस, जैसे जैसे स्पीशी का स्टेटस चेंज होता है, मान लो कि पहले जो है वो एक्सटेंट में था,
उसके बाद फिर क्रिटिकल इंडेंजर में गया, मतलब जो भी स्टेटस चेंज होता है यहाँ पे, ये नए पेजेस में जो है यहाँ पे एज अ स्टेटस ऑफ स्पीशीज चेंजेस न्यू पेजेस आर सेंड टू द सब्सक्राइबर्स। अच्छा, पिंक वाला पेजेस समझ गए। अब यहाँ समझिए ग्रीन पेजेस यूज करे जाते हैं फॉर दोज स्पीशीज जो फॉर्मली इंडेंजर्ड थे, मतलब पहले तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते थे बट अब ये रिकवर हो गए हैं और अब इनको कोई खतरा नहीं है। वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ पिंक पेजेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं आज के टाइम पे, और देखा जा रहा है कि बहुत ही कम ग्रीन वाले पेजेस बचे हैं। तो ये समस्या है कि पिंक पेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वही है कि पहले बेचारे किसी और कैटेगरी में थे, अब खराब कैटेगरी में जा रहे हैं। चलो मैं एक एक करके चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करती हूँ, आप सब बढ़िया से समझ जाओगे। अच्छा, अब थोड़ा सा टर्म्स की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक वो बने हुए हैं क्राइटेरिया, समझिए क्या है क्या नहीं है। कि पॉपुलेशन का रिड्यूस होना उनकी, ठीक है, रेंज उनकी रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज है या छोटी कम पॉपुलेशन है, साइज डिक्लाइन हो रहा है, स्मॉल या रिस्ट्रिक्टेड आपकी पॉपुलेशन हो रही है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं ये, उससे प्रॉपर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड निकालते हैं और उसके बाद ये रेड लिस्ट की कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनको हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो IUCN की क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी गौर समझिएगा, लेकिन उसके पहले ज़रा एक यहाँ बॉक्स दिया है, ज्ञानवर्धक बातें हैं ये, थोड़ा समझ लीजिए। डू यू नोगे कि ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क जो जू है ये वर्ल्ड का पहला हुलॉक गिबन ब्रीडिंग सेंटर है। इस जू के अंदर एरिया करीब 250 एकड़ का है। लॉन्च करा इसने हुलॉक गिबन कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को सन 2007 में, और पहला लेसर एप्स कंजर्वेशन सेंटर है ये देश के अंदर। क्या नाम है? ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क। चलिए खैर, अब IUCN की क्लासिफिकेशन जो है कंजर्वेशन प्रायोरिटी को लेके उसको आपको समझाऊंगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, गौर समझिएगा, सब टर्म आपके सुने हुए हैं। पहला बात करते हैं हम लोग एक्सटेंट के बारे में। एक्सटेंट की जो ये थोड़ी अच्छे स्पेलिंग में लिख दूँ, नहीं तो कोई ये ना कह दे कि मैम क्या ही है, लेकिन पेन टैब में लिखने में मज़ा भी नहीं आती ना, मतलब आती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मगर। एक्सटेंट, ओके, एक्सटेंट क्या है? टेक्सन इज एक्सटेंट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। मतलब एक आप कह लो स्पीशी एक्सटेंट हो गया है, जब कहोगे आप कहोगे उसकी आखिरी जो भी, मतलब उसे कहीं नहीं देखा गया, सारे के सारे उस पर्टिकुलर स्पीशी की मौत हो चुकी है। अ टेक्सन इज presumed extinct when exhausted survey is in known and or expected habitat at appropriate times, जैसे diurnal, seasonal, annual, throughout its history range have failed to record an individual। सिंपल सी बात है, हम कब मानेंगे कि भैया देखो सीधी सीधी बात है, ये कब मर गया पूरी तरह से? जब सर्वे हुए, बार बार सर्वे हुए। अच्छा, टेक्सन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, टेक्सन का मतलब समझ लीजिएगा। टेक्सन का जो मतलब होता है वो मतलब बेसिकली ये होता है कि ग्रुप है एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन का किसी ऑर्गेनिज्म की, या जो देखा जाता है ना टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा एक यूनिट निकालने के लिए। तो बेसिकली एक्सटेंट हम ये कहेंगे कि जैसे मानो कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशी है उसको चेक कर रहे हैं, उसके लिए सर्वे हुआ, उसके हैबिटेट में जहाँ वो रहता था, जहाँ वो रह सकता था, कुछ भी, और एक नंबर ऑफ टाइम्स जितना ज़रूरी है उतनी बार हमने इतिहास से उसमें चेक कर डाला, अच्छे से डायनुअल करा, सीजनल करा, एनुअल करा, हर तरह से चेक कर डाला, लेकिन हमने उसको उस जगह पे नहीं पाया। वो इंडिविजुअल एक भी नहीं उसमें से बचा, दिखा ही नहीं, तो हम ये कहेंगे कि वो स्पीशी एक्सटेंट हो गया है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंट समझ गया। अब जो दूसरा आता है एक्सटेंट के बाद, वो कहा जाता है एक्सटेंट इन अ वाइल्ड। क्या होता है यहाँ समझो आप, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि एक टैक्सन तब माना जाएगा एक्सटेंट इन द वाइल्ड जब उसका जो नोन इंडिविजुअल बचा है ना, या नोन जो भी उसकी पॉपुलेशन बची है, वो इस समय आप सिर्फ और सिर्फ कैप्टिविटी में पाओगे। कैप्टिविटी में पाओगे, आप उसको उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाओगे। मतलब समझ गए आप इस बात को, कि उन्होंने कहीं पे, हम लोगों ने उसको रखा है, वहाँ पे तो ये देखने को मिल रहा है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट में अब एकदम ख़त्म हो गए हैं।
और ख़त्म हो गए हैं, इस बात का पता कैसे चलेंगे? इस बात का पता चलेंगे कि बाहर नेचुरल हैबिटेट में अपने एक्सटेंट हो गए हैं। बस इसमें सर्वेज होते हैं, डायनल, सीजनल, एनुअल, बहुत सर्वेज हुए, पूरे हिस्टोरिक रेंज में हुए, और उनमें से कोई रिकॉर्ड इनका नहीं पाया गया। अब ये कहाँ देखने को मिल रहे होंगे? सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल रहे होंगे आपके जो है कैप्टिविटी में इन्हें रखा गया है। अब देखिए इसमें से जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, किताब के नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्पिक्स मकाओ है, इसमें ये एक रेयर वर्ल्ड की स्पीशी है। पहले तो ये ब्राज़ील में मिलती थी, एक्सटेंट होने से पहले। आखिरी बार इसको 2016 में देखा गया था और उसको एक्सटेंट कुछ साल के बाद खैर कर दिया गया। हालांकि स्पीशी आज पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी एक एग्जाम्पल आता है इसमें गोंग किंगफिशर का, गोंग किंगफिशर का। ये भी मीडियम साइज़ की किंगफिशर है और सिर्फ आपको कैप्टिविटी में मिलेगी। एग्जाम्पल इसलिए दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, जिस हिसाब से इसमें डेफिनेशन दी आपको समझ ना आती। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हम आपको बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी सुना होगा, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वो कुछ क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। अगर उनमें से एक भी क्राइटेरिया यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मीट कर गया तो इसका मतलब जो टैक्सन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब मतलब उससे जो उसकी जो एविडेंस है वो अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया दिखाते हैं तो। अब कौन कौन से क्राइटेरिया इस से समझिएगा। सबसे पहला तो यही है कि मान लो उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर टैक्सन की वो पिछले 10 सालों में 90% से भी कम हो गई है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है रिडक्शन देखने को मिला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन का साइज जो है, मतलब कितने इंडिविजुअल्स हैं उसमें, पॉपुलेशन का साइज जो है वो 50 मैच्योर इंडिविजुअल से भी कम हो गया है। तीसरी बात, अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी गई और उसमें ये शो हुआ, वो दिखा कि भैया इसके एक्सटेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब समझो इसकी जो एक्सटेंशन इन वाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है, एक्सटेंशन इन वाइल्ड मैंने आपको बता दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 50% है इन देयर 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये 10 सालों में। अच्छा, और चौथा और आखिरी जो है इसका वो है कि इट इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड देखने को मिल रहा है, उसमें भी ये बहुत हाई रिस्क है। तो अब यहाँ पे अगर ये सब क्राइटेरिया हैं दैट मीन्स कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वो टैक्सन है। तो समझ गए मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको एक्सटेंट बताया क्या होता है, मैंने आपको एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड बताया क्या होता है, इन दी वाइल्ड बताया, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया। अच्छा, इतना समझ गए। अब जो चौथे नंबर पे हम समझेंगे वो हम समझेंगे इंडेंजर्ड को। किसको? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या होता है भैया? इंडेंजर्ड भी ये स्टेटस है भैया, सीधी सीधी बात, कि जब एक टैक्सन इंडेंजर्ड तब कहलाएगा जब बेस्ट अवेलेबल जो भी प्रूफ है, एविडेंस है, वो ये दिखाएं दैट इट मीट्स एनी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इंडेंजर्ड। अब इंडेंजर्ड के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है समझिए। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि भैया उनकी पॉपुलेशन के साइज में पिछले 10 सालों में 70% का रिडक्शन देखने को मिला हो, 70% तक गिर गई हो पॉपुलेशन। दूसरा ये कहता है कि पॉपुलेशन का साइज ये एस्टिमेट करा हो कि जो नंबर है इन्हीं सभी टैक्सन का वो यहाँ पे 250, वहाँ 50 था क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, यहाँ पे 250 है, 250 मैच्योर इंडिविजुअल से कम हो गया हो हल्का, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये दिखा रही हो कि जो प्रोबेबिलिटी है एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड की इन एटलीस्ट 20% है ये विद इन 20 ईयर्स के अंदर। और चौथा और लास्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि इसलिए इस यहाँ पे इट इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड कि इनको माना जाएगा कि ये बहुत ही हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड जो है, इनमें इनका बहुत हाई रिस्क है, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडेंजर्ड आप समझ गए, इंडेंजर्ड कैटेगरी क्या होती है। 5वें नंबर पे जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे जो कि आपने बहुत सुना होगा, वल्नरेबल। अब व्हाट इज वल्नरेबल, पहले इसको समझिए। आप जो है वल्नरेबल किसी टैक्सन को तब कहलाओगे जब इनमें से कोई क्राइटेरिया मीट करता हो। अब इसमें कौन से क्राइटेरिया है? पहला तो ये कि इनकी पॉपुलेशन में 50% का रिडक्शन देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा ये है कि पॉपुलेशन का साइज एस्टिमेट करा जा रहा है टू नंबर फ्यूअर देन 10,000
मैच्योर इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे 10,000 ही मैच्योर इंडिविजुअल से कुछ कम बचे हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इनकी जो एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है ये एटलीस्ट 10% है विद इन 100 ईयर्स। ये भी एक बड़ी बात है, वल्नरेबल में आ गए ये भी। और चौथी बात ये कि इसलिए इनको कहा जाता है कि फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन अ वाइल्ड। ठीक है, इतना समझ गए, वल्नरेबल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, छठे नंबर पे जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे जो कहलाता है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड, अब इसका में क्या है, एक टैक्सन नियर थ्रेटेंड तब कहलाएगा जब ये बात इवेलुएट करी गई हो अगेंस्ट द क्राइटेरिया बट डज नॉट क्वालिफाई फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। अब समझो ये क्या है, इवेल्युएशन हुआ प्रॉपर, ठीक है, और ये चीज़ निकल गई कि क्राइटेरिया, सब सारे क्राइटेरिया देखे और ये जो है पर्टिकुलर टैक्सन ना फिट बैठ रहा है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, ना फिट बैठ रहा है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, ना फिट बैठ रहा है ये वल्नरेबल की कैटेगरी में। बट इतना है, इतना चीज़ें इसकी हैं कि भैया ये क्वालिफाई कर रहा है कि एक थ्रेटेंड कैटेगरी में आ रहा है, कि इसको खतरा है आगे आने वाले फ्यूचर में। नियर थ्रेटेंड तभी कहते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसको खतरा है, तब हम कहते हैं कि ये नियर थ्रेटेंड होता है। और हालांकि इसकी जितनी भी क्राइटेरिया है वो इन तीनों से नहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसमें कुछ इसकी पॉपुलेशन में कमी देखने को मिली कि आगे आने वाले टाइम पे इसको खतरा है, तो इसलिए इसको नियर थ्रेटेंड में रख देते हैं। 7th वाला समझ गए नियर थ्रेटेंड, 6th वाला समझे नियर थ्रेटेंड क्या है। अच्छा, अब आता है लीस्ट कंसर्न। ये वो वाला लीस्ट कंसर्न नहीं जो आप कहते हैं लीस्ट कंसर्न। अच्छा, तो लीस्ट कंसर्न में एक टैक्सन को लीस्ट कंसर्न आप तब मानोगे जब इस बात को इवैल्यूएट करा गया है अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड ये क्वालिफाई नहीं कर रहा हो, सब कुछ चेक करा। अब ना ये आ रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ना ये आ रहा है इंडेंजर्ड में, ना ये आ रहा है वल्नरेबल में, और ना ही ये आ रहा है नियर थ्रेटेंड में, किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, और बहुत है ना, भारी मात्रा में, खूब सारे हैं, है ना, मतलब इनकी जो टैक्सन है ये अच्छी मात्रा में, कोई इनको खतरा पतरा नहीं है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, अबंडेंट है टैक्सन, और इनको इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है लीस्ट कंसर्न ये कैटेगरी में। अच्छा, एक लास्ट में एक और बता दूं चीज़ें, वो है अपना डेटा डेफिशिएंट। अब ये क्या डेटा डेफिशिएंट भैया, डीडी। तो ये टैक्सन डेटा डेफिशिएंट तब होगा जब उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं अवेलेबल है कि हम एक डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉपर उसको समझें कि कितना रिस्क है उसके एक्सटेंशन वगैरह का, या कितनी पॉपुलेशन स्टेटस क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो एक ऐसा टैक्सन जो डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में आता है वो हो सकता है उसमें पढ़ने की और ज़रूरत हो, वेल नोन बायोलॉजी हो, अप्रोप्रिएट डेटा जो है अबंडेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कमी हो, है ना, ये सब स्टडीज़ पे प्रॉपर नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रॉपर जानने की ज़रूरत है। तो डेटा डेफिशिएंट इसलिए कोई कैटेगरी नहीं होती खतरे की, है ना, ये कोई थ्रेट की कैटेगरी नहीं है। डेटा लिस्टिंग ऑफ टैक्सन इन दिस कैटेगरी, मतलब किसी टैक्सन को इस कैटेगरी के अंदर डालने का मतलब यही होता है कि हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, फ्यूचर रिसर्च की ज़रूरत है, ताकि हम इस बात को समझ पाएँ कि भैया जो है वो क्या कहते हैं आगे आने वाले टाइम पे इसमें खतरा तो नहीं है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमारी बढ़िया हो। और लास्ट में जो हम टॉपिक आपको बताना चाहते हैं वो है नॉट इवैल्यूएटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक टैक्सन जो है वो नॉट इवैल्यूएटेड तब होगा व्हेन इट हैज़ नॉट येट बीन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। अभी कुछ नहीं देखा गया इसमें, ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में एक ज्ञानवर्धक बात है जो कहती है पिट वाइपर्स। ये क्या होता है भैया पिट वाइपर्स, थोड़ा समझ लीजिएगा। पिट एक स्पेशल तरह की ऑर्गन होती है जो आँख और नोज के बीच में होती है। ये पिट क्या करती है कि बॉडी की हीट को सेंस कर लेती है, समझ जाती है फ्रॉम एनिमल्स, एंड स्नेक को क्या करती है, एक पिक्चर दे देती है उस एनिमल की, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी वो ऐसा रेड जैसा फीलिंग आ जाता है, तो स्नेक तब उसके बाद चप्प से अटैक कर देता है। तो इससे क्या होता है ना, स्नेक में पाई जाती है, तो स्नेक अपना खाना अंधेरे में भी इसके माध्यम से, पिट के माध्यम से ढूंढ लेता है।
तो कुछ पिट वाइपर जो हैं वो काट लेंगे, जहर फैला देंगे प्रे के अंदर एंड उसके बाद ठट से रिलीज कर देंगे। तो ये इट विल फॉलो द डाइंग एनिमल्स, एकदम से ये जो है जाएगी और यूज़ करके हीट सेंसर को, और उसके बाद अनलेट इट स्टॉप्स एंड स्नेक उसको खा लेगा। तो ज़्यादातर जो पिट वाइपर्स हैं वो रात में ही हंट करते हैं, जब एयर ठंडी होती है, हीट जो होती है फ्रॉम रॉडेंट्स है या दूसरे प्रे वो बहुत ऑब्वियस होती है, उनको समझ आता है। तो सारे रेटल स्नेक्स जो होते हैं वो पिट वाइपर्स ही होते हैं। चलो खैर, ये सारी बातें आप समझ गए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स को एंजॉय कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे फेसबुक से लेके व्हाट्सएप हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के महत्वपूर्ण लेक्चर्स मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।